हाइड्रोजन एटम के अलावा हाइड्रोजन एटम से ऊपर हीलियम या कोई भी एलिमेंट है, इसके न्यूक्लियस में दो या दो से ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। हाइड्रोजन में तो केवल एक ही एकमात्र प्रोटॉन है, 1s1 में, 1s2 में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, 1s3 में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। लेकिन हीलियम में दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है। हम्म? और प्रोटॉन कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज है और पास पास रखे हुए, मिलकर के रखे हुए, तो फिर इनके बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होना चाहिए। और रिपल्शन का मतलब यह है कि एक दूसरे से दूर चले जाए और पूरा न्यूक्लियस ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। इसका मीनिंग यह है कि कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से ज्यादा स्ट्रांग है, और कैसी है नेचर में? अट्रैक्टिव है। और इसने न्यूक्लियस को फटने से बचाकर रखा हुआ है, न्यूक्लियस को इंटैक्ट रखा हुआ है। ये फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में काम करती है, न्यूक्लियॉन्स के बीच काम करती है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी काम करती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं। ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको मास से कोई मतलब नहीं। ये अलग ही फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स जो किसी भी स्टेबल स्टेबल एटम की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, एटम सॉरी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, न्यूक्लियस को इंटैक्ट बना करके रखता है। हालांकि इसका नेचर रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, लेकिन एक स्टेबल न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स के बीच का फोर्स अट्रैक्टिव है। अनस्टेबल में एक डेलिकेट बैलेंस है अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में। एनीवे अट्रैक्टिव ही होता है। हेडिंग डालिए न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स that keep a nucleus that keeps a nucleus intact and stable। इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब बंधा हुआ, इंटैक्ट एंड स्टेबल अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। इस न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी एक एक दो दो नंबर में प्रॉपर्टीज आ जाती हैं एग्जाम में। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। नंबर वन, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में हमारे बेसिकली कौन कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, और चौथी न्यूक्लियर फोर्स। इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है। बाकी सारी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इससे बहुत कम होता है। सेकंड, इट इज अट्रैक्टिव अबव इट इज अट्रैक्टिव अबव इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। it is attractive above equilibrium distance r naught and repulsive below equilibrium distance between nucleons, below equilibrium distance between nucleons। अभी इसका एक ग्राफ भी हम ड्रॉ करेंगे। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच, ये एक न्यूक्लियॉन ये एक न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन का मतलब दोनों प्रोटॉन भी हो सकते हैं, दोनों न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, दोनों में से एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है। न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई मतलब नहीं है।
अगर न्यूक्लियस के बीच का बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो ये फोर्स बहुत कम होती है, नेग्लिजिबली स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो। इसी प्रॉपर्टी को भी लिखेंगे। और जैसे जैसे न्यूक्लियन पास आते रहते हैं ये स्ट्रैक्टिव अट्रैक्टिव बनती चली जाती है और स्ट्रांग होती चली जाती है। एक सर्टेन डिस्टेंस पर आकर के ये मैक्सिमम अट्रैक्टिव है। और इस सर्टेन डिस्टेंस से कम अगर डिस्टेंस कर दिया आपने तो ये तुरंत रिपल्सिव बन जाती है। तो ये अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। लेकिन इसका कब अट्रैक्शन अट्रैक्टिव है, कब रिपल्सिव है, ये चार्ज से या मास से कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स से इसका रिलेशन है। न्यूक्लियर फोर्स में हमने, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने पढ़ा था F=G m1 m2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ा था Q1 Q2/r² × 1/4πε0। तो दोनों ही फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, क्योंकि दोनों की फोर्स में अपॉन में r² आ रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ इसे बोलते हैं। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता। ये डिस्टेंस के साथ साथ बहुत तेजी के साथ घटता चला जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीनिंग यह है कि दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स सर्टेन लग रही है, आपने दुगनी डिस्टेंस कर दी तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीनिंग। लेकिन यहां फोर्स दुगनी कर दी, डिस्टेंस दुगना कर दिया तो 1/4 नहीं होगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता। इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है। अट्रैक्टिव है स्टेबल न्यूक्लियस में बिलो r0। और r0 एक ऐसा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अट्रैक्शन और ज्यादा अट्रैक्शन और ज्यादा डिस्टेंस और ज्यादा अट्रैक्शन, ये r0 आया इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ना ये अट्रैक्शन में है ना रिपल्शन में है। इसके बाद अगर आप डिस्टेंस कम करते हैं तो तुरंत ये क्या बन जाती है, रिपल्सिव बन जाती है। ठीक है। शॉर्ट रेंज फोर्स है फ्यू फर्मी, यानी 10⁻⁻15 के आसपास का डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस के बीच तो ये इफेक्टिव होगी। इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ये इफेक्टिव ही नहीं रहेगी। शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है। सूरज और अर्थ के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू फर्मी। 10⁻⁻15 के आसपास की डिस्टेंस होनी चाहिए तब ये काम करेगी। इससे बड़ी डिस्टेंस है तो न्यूक्लियर फोर्स एकदम से घटकर जीरो हो जाती है। ठीक है। सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट आपने लिख लिया, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सेकंड लिख लेते हैं, अट्रैक्टिव अबव इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। लिख लिया है भी। ओके। इररेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन, irrespective of charge of nucleon, that is nuclear force between proton and proton pair, nuclear force between proton and proton pair, comma proton neutron pair, comma neutron neutron pair is same. Next point, it does not follow inverse square law. It is a short range force effective up to a distance of few Fermi. दो ग्राफ, एक ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस फोर्स और दूसरा ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों ही ग्राफ एग्जाम में बनाने के लिए भी आते हैं और दोनों ही ग्राफ पर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। आजकल ग्राफ पर क्वेश्चंस आने लगे बहुत ज्यादा, जिसमें आपको ग्राफ बना हुआ दिया जाता है और उस पर क्वेश्चन होते हैं, या क्वेश्चन में ही आपको कोई ग्राफ बनाना दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है दोनों के दोनों। पहला दो ग्राफ बनेंगे और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे ही आपको बनाने हैं। दोनों ही ग्राफ में एक्स एक्सिस पर आपको क्या लेना है,
डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स आर, एक्स एक्सिस पर लेना है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस आर दोनों ही ग्राफ में, और दोनों ग्राफ आपको बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे ही ड्रॉ करने हैं। एक्स एक्सिस पर आर लेना है आपने, पहले ग्राफ में वाई एक्सिस पर लेना है क्या, फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आपको लेना है रिपल्शन, और नेगेटिव वाई एक्सिस पर आपको लेना है क्या, अट्रैक्शन। और दूसरे ग्राफ में आपको लेनी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन नहीं लिखना वर्ड में। जब फोर्स अट्रैक्टिव है किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में, जब फोर्स अट्रैक्टिव है तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी होती है निगेटिव। याद कीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस आ रहा था अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। और जब किन्हीं दो बॉडीज के बीच में रिपल्शन होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसी जाएगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वाई एक्सिस पर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। पहले बनाते हैं ग्राफ फोर्स और डिस्टेंस का। जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, यानी फ्यू फर्मी से ज्यादा का, तो आप किस रीजन में, अट्रैक्शन वाले रीजन में, लेकिन अट्रैक्शन है कितना, बहुत कम। जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जाते हैं वैसे वैसे ये अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी ज्यादा कम डिस्टेंस करेंगे तो ये अट्रैक्शन घटता चला जाएगा। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसे हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर नॉट पर पहुंचकर आप ना अट्रैक्शन में रहे और ना रिपल्शन में रहे। और अगर आप आर नॉट से भी कम करते हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस तो बहुत तेजी के साथ अब ये अट्रैक्शन रिपल्शन में बदलता है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका ग्राफ वाई एक्सिस के फोर्स एक्सिस के पैरेलल बन जाता है। ग्राफ को जरा ध्यान से बताना, यहां मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो आप अट्रैक्शन रीजन में, यानी न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, और लेकिन ये अट्रैक्शन है बिल्कुल नेग्लिजिबली स्मॉल, जीरो ऑलमोस्ट। जैसे जैसे डिस्टेंस आप कम करते रहेंगे अट्रैक्शन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक सर्टेन डिस्टेंस पर पहुंचकर अट्रैक्शन मैक्सिमम। इसके बाद और डिस्टेंस आप कम करेंगे तो अट्रैक्शन बहुत तेजी के साथ घटेगा, और एक सर्टेन डिस्टेंस जिसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर नॉट कहा जाता है, यहाँ जब ये डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में तो अब ना अट्रैक्शन है और ना रिपल्शन है। इससे और कम डिस्टेंस करते ही बहुत तेजी के साथ अट्रैक्शन बदल जाता है रिपल्शन में, और ये ग्राफ ऑलमोस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जहां ये आर नॉट है, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, न्यूक्लियॉन्स के बीच की बात कर रहे हैं। देखो ये आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस किस किस से मिलकर के बना हुआ है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर के बना हुआ है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बिल्कुल सटकर नहीं रखे हुए, थोड़ा थोड़ा सा इनके बीच का डिस्टेंस है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस है इनके बीच में। एग्जैक्टली स्फेरिकल भी नहीं होता, न्यूक्लियस का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल भी नहीं है, मान लेते हैं स्फेरिकल लेकिन एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, अंगूर के गुच्छे की तरह है, इरेगुलर शेप का। और कितनी इरेगुलरिटी ये भी डिपेंड करता है कि किस न्यूक्लियस की आप स्टडी कर रहे हो। तो ये इनके बीच का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है इनके बीच का, आर नॉट डिस्टेंस है। और ये न्यूक्लियस इस टाइम कैसा है, ये स्टेबल है, स्टेबल न्यूक्लियस है, यानी ना फट रहा और ना सिकुड़ रहा, स्टेबल न्यूक्लियस है ये। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल है तब जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी
मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम निगेटिव है। फिर वही बात है, पिछले जन्म की बातें, 11वीं क्लास की। मुझे उम्मीद नहीं कि आप में से किसी को याद होगा, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने हमने पढ़ा था कि किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम या कोई भी सिस्टम है यूनिवर्स में, वो मैक्सिमम स्टेबल कब है? जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। मिनिमम है, मिनिमम का मतलब ये नहीं जीरो, जीरो से भी नीचे हो सकती तो और भी नीचे। आप खड़े हुए हैं, आपकी स्टेबिलिटी कम है, आपको कोई भी धक्का मार के गिरा सकता है। आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आप और ज्यादा स्टेबल है, अब आपको गिराना और मुश्किल है। आप लेट जाइए बेड पर, जमीन पर, आपको गिराना नामुमकिन है, क्योंकि पूरा ग्रेविटेशन मास आपका, सेंटर ऑफ मास नीचे पहुंच गया, मैक्सिमम नीचे पहुंच गया, जितना भी नीचे जा सकता था। अब आपकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल है। तो जब एनर्जी मिनिमम पॉसिबल है, तब ये स्टेबल है न्यूक्लियस। तो अब एनर्जी का डायग्राम इसके साथ साथ कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से समझना। ये आर नॉट डिस्टेंस है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ग्राफ बिल्कुल एक दूसरे के नीचे बनेंगे। अगला वाला जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, उसका पीक पॉइंट पड़ता है आपका आर नॉट पर। ये दूर नहीं जाती इससे, पैरेलल हो जाती, दूर नहीं जाती इससे। ये मैक्सिमम निगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम पॉसिबल। कब मिनिमम पॉसिबल? जब इनके बीच में ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। ये दोनों ग्राफ एग्जाम में आते हैं, ठीक है? कल इन्हें ड्रॉ कर लेना आप।